अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फ़िज़िक्स क्लास 9th चैप्टर नंबर 3 में आज मैं आप लोगों को फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में पढ़ा रही हूँ। देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। दीज आर ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, ये आपको 4 फोर्सेस दी हुई हैं। इनमें से शॉर्ट भी आ सकता है, एमसीक्यूज भी आ सकता है, और इवन वो फंडामेंटल फोर्सेस को आपको जो है एक्सप्लेन करने या डिस्क्राइब करने के लिए भी जो है वो दे सकता है, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है तो 4 मार्क्स के लिए भी जो है काफ़ी होगा। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसीलिए उसने भी यहाँ पे लिखा हुआ है द ग्रेविटेशनल फोर्स हैज़ बीन डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेक्शन। ठीक है, हम पिछले हिस्से में इसको क्या करके आए हैं, पढ़ के आए हैं। वी ऑफन टॉक अबाउट दिस फोर्स, इट इज़ द वीकेस्ट वन अमंग ऑल 4 फोर्सेस। हाँ, अगर आपने बुक से ही लर्न करना है तो आप देखिए, आपके पास यहाँ से मैंने आपको अंडरलाइन करवाया था कि आपने जो है ये इट इज़ से लेके जो है यहाँ तक शॉर्ट में लिखना है। आप ये वाली बात भी कह सकते हो कि ये वीकेस्ट फोर्स है। ठीक है, और सारी फोर्सेस, चारों फंडामेंटल फोर्सेस में से ये क्या है, सबसे जो है वो वीकेस्ट जो है वो फोर्स है। और उसके बाद बीइंग अ लॉन्ग रेंज, और लॉन्ग रेंज फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, लॉन्ग रेंज फोर्स है। इट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट डिस्टेंस आल्थो इट बिकम्स वीकर एंड वीकर। देखो, ये लामहदूद फासले तक क्या करती है, फैली हुई है या अमल करती है, यहाँ तक कि ये कमज़ोर से कमज़ोर होती जाती है। जैसे जितना हम ज़मीन के सेंटर के करीब होंगे उतनी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी, ज़्यादा होगी। जितना हम ज़मीन के सेंटर से क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, उतनी ही ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। इसी तरह अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि मरी में ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगी या कराची में, तो ऑफ कोर्स कराची में ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि कराची क्या है कि गहराई में है, जबकि मरी क्या है, बहुत ऊंचाई पे है। तो ज़मीन के सेंटर से दूर होने की वजह से मरी में क्या होगी, कम होगी। तो ये आपने इस तरह भी याद रखना है। ठीक है, और दूसरा आपने यहाँ से अगर लर्न करना ही है तो ये जो है यहाँ से लेके ये यहाँ तक जो है वीकर तक जो है आप लर्न कर लें। ऊपर से जो है वो डेफिनेशंस वगैरह मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड की हुई है, आप वही लर्न कर लें। ठीक है, तो देखिए, द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स बिकॉज ऑफ देयर मैसेज इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज़ अट्रैक्टिव फोर्स है। इट इज़ द वीकेस्ट वन अमंग ऑल फंडामेंटल फोर्सेस। एफ इज इक्वल टू जी एम एम ओवर आर स्केयर। जी यहाँ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू जो है 6.673 इंटू 10⁻⁻ जो है वो -11 न्यूटन मीटर स्केयर पर केजी स्केयर होती है। एम जो स्मॉल एम जो है वो ज़मीन के ऊपर जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मैस है, और कैपिटल एम जो है वो ज़मीन का मैस है। ठीक है, और आर जो है ज़मीन के सेंटर से जो है उसके ऑब्जेक्ट तक अब जो सरफेस तक जो है वो रेडियस है। ठीक है, रेडियस है क्योंकि वो स्फेरिकल शेप में है, तो उसका जो रेडियस ऐसे आएगा वो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस आएगा वो आर से शो करते हैं। और लॉन्ग रेंज फोर्स है, आप पूरा का पूरा भी ये वाला लिख सकते हो, जितना ये दिया हुआ है कि लॉन्ग रेंज फोर्स है, और पूरा ही पॉइंट जो है वो यहाँ तक लिख देना। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो है वो आ रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब देखो, इसके अंदर इलेक्ट्रिक का वर्ड भी यूज़ हो रहा है और मैग्नेटिक का वर्ड भी जो है वो यूज़ हो रहा है, यानी कि दो फोर्सेस मिल के बन रही हैं। कौन कौन सी, इलेक्ट्रिक फोर्स और प्लस मैग्नेटिक फोर्स को हम इकट्ठा कंबाइन करेंगे। सॉरी, ठीक है, तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स पढ़ रहे थे। तो फोर्स क्या है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स कैसी फ़ोर्स है जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स और मैग्नेटिक फ़ोर्स ये दोनों मिल के क्या बना रही हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स बना रही हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फ़ोर्स कैसी फ़ोर्स होती है, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, ऐसी एनर्जी जो चार्जेस के क्या करने से, फ्लो करने से जो है वो प्रोड्यूस होती है, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हों या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हों। ठीक है, इनके फ्लो की वजह से या इन चार्जेस की वजह से जो होती है वो क्या होती है, आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। और मैग्नेटिक एनर्जी क्या होती है, जो मैग्नेट वगैरह की वजह से जो है वो आती है। अब देखें, ये दोनों फोर्सेस कैसे कंबाइन होती हैं। आप देखें, एक वायर है, एक वायर में से जब भी करंट गुजरता है तो देखो वहाँ पे इलेक्ट्रिक, जब भी करंट गुजरा, करंट क्या है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स है। ठीक है, तो उस वायर के गिर्द क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पैदा हो जाएगी।
ठीक है, क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी। इसी तरह अगर हम एक मैग्नेट है, ठीक है, मैग्नेट को क्या करते हैं, कॉइल में रखते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, उसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक जो है वो करंट जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे भी आप देखें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस दोनों क्या हो गई, कंबाइन हो गई। जैसे कि देखें ये इसने आपको एक सामने डायग्राम दिखाई हुई है, उसने एक कॉइल है, ठीक है, कॉइल के पास मैग्नेट को ला रहा है, तो कॉइल के यानी रिलेटिव मोशन की वजह से इस अगर हम इस कॉइल को क्या करते हैं, किसी गल्वानोमीटर के साथ जो है वो जोड़ देते हैं, तो कॉइल में से क्या करना शुरू हो जाएगा, करंट फ्लो शुरू हो जाएगा। यानी मैग्नेटिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, पैदा हो जाएगी। तो इट मीन्स कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस दोनों क्या हो रही हैं, यानी इकट्ठी हो रही हैं, तो उससे कौन सी बन जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बन जाएगी। जब किसी वायर में से करंट फ्लो करता है, देखो ये इलेक्ट्रिक फोर्स होगी, और वहाँ पे उसके गिर्द क्या हो जाती है, एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। तो इस तरह इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स इकट्ठी होगी। इसी तरह यहाँ पे एक सामने उसने डायग्राम दी हुई है, ठीक है, डायग्राम में उसने क्या दिखाया हुआ है, ऐसे ही दिखाया हुआ है कि ये देखें, ये आपके पास ये कॉइल है, ठीक है, इसको क्या किया है, ये गल्वानोमीटर के साथ जोड़ा हुआ है, ये एक मैग्नेट है। जब भी वो इस मैग्नेट को क्या करेगा, इस कॉइल के करीब लेके आएगा, तो गल्वानोमीटर में क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगी, यानी नीडल जो है इसकी इधर उधर क्या करेगी, मूव करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब है, और जैसे ही इसको जो है वो दूर हटाएगा, तब भी क्या करेगी, इसमें जो है नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट करेगी। इसका मतलब है कि देखें यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस क्या, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या हो रही है, या करंट जो है वो क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास मैंने इसका बता दिया, द फोर्स डैट कॉजेज द इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस कम अंडर दिस कैटेगरी। यानी कि इसी किस्म में, इसी कैटेगरी में ये दोनों आती हैं। दीज आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस, ये भी क्या होती हैं, लॉन्ग रेंज फोर्सेस होती हैं। यहाँ तक आपके पास आ गया। और अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, लॉन्ग रेंज फोर्सेस होती हैं। द एरियाज़ इन विच दीज फोर्सेस आर एक्ट, ठीक है, वो एरियाज़ यहाँ पे ये फोर्स एक्ट करती है, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। अब देखें आपके पास फील्ड है, हमारे पास कोई मैग्नेट है, और हम उसको क्या करते हैं, ये देखें जितनी जगह मैं इसको, ये देखें ये अट्रैक्ट कर रहा है। अगर आप ऐसा करके देखोगे ना, आप इस तरह पकड़ के, ये मेरे पास कुछ भी नहीं है, कॉमन पिंस है, ये मेरे पास क्या है, एक बार मैग्नेट है, ठीक है। तो अब देखो जैसे मैं, अगर ये देखो ये बिल्कुल इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, मुझे फोर्स जो है वो फील हो रही है। जैसे जैसे मैं देखो यहाँ तक भी फील हो रही है, यहाँ तक ये फोर्स फील होगी ना, वो सारी जगह क्या होगी, ये देखो मुझे इधर भी फोर्स फील होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी, तो वो सारा जो जगह होगी यहाँ पे फोर्स क्या कर रही है, अमल कर रही है, उस जगह को हम क्या कहते हैं, फील्ड जो है वो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। कि यानी जितने एरिया में वो फोर्स एक्ट कर रही होती है। अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो देखो ये देखो कैसे इसने इसको अपनी तरफ पकड़ लिया। अब आपको पता चला होगा कि फोर्स क्या कर रही है, इसके ऊपर एक्ट कर रही है, ठीक है। ये देखें अगर ऐसे करें तो ये देखो खुद ब खुद जो है, ये देखें पिन से हिल रही हैं, और आपको नज़र आया होगा। इसका मतलब है यहाँ से भी मैं करूँगी तो वो सारी जगह क्या हो जाएगी, इसकी फील्ड हो जाएगी। यानी मैं यहाँ से एक्ट करूँगी, ये देखिए यहाँ से भी, इसका मतलब ये भी जगह सारी क्या है, फील्ड है। यहाँ पे वो फोर्स क्या कर रही है, अमल कर रही है, वो इसकी क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस आर स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्सेस। अब देखें एक ये पॉइंट बन गया कि ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस से क्या होती हैं, ताकतवर होती हैं, एंड वीकर, और वीकर होती हैं किसके मुकाबले में, न्यूक्लियर फोर्सेस के मुकाबले में, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्सेस के मुकाबले में ये क्या होती हैं, वीकर होती हैं, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्सेस के मुकाबले में क्या होती हैं, ये जो हैं वो स्ट्रॉन्ग वीक होती हैं। दिस फोर्स कॉजेज ऑल केमिकल रिएक्शंस, यानी कि ये सारे केमिकल जो रिएक्शंस होते हैं उनकी भी वजह बनती है। इट बाइंड्स टुगेदर एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड क्रिस्टल्स,
ठीक है, ये एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को और क्रिस्टल्स वगैरह को क्या करती है, इकट्ठा करती है। एट माइक्रोस्कोपिक लेवल इट इज़ अ पॉसिबल कॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन डिफरेंट सरफेसेस इन रिलेटिव मोशन, यानी कि जो सरफेसेस एक दूसरे के साथ मोशन में होती हैं तो वहाँ पे ये जो है फ्रिक्शन भी जो है वो पैदा करती हैं, वहाँ पे उन दोनों सरफेसेस के दरमियान, ठीक है, क्या करती हैं, फ्रिक्शन भी पैदा करती हैं। तो आप देखें आसान सी इसमें आ गई, आपके पास एक आप डेफिनेशन याद रख लें कि आपके पास ये जो है यहाँ तक डेफिनेशन आ गई, ठीक है, या यहाँ तक आप लिख लें, उसके बाद लिख दें कि ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस से जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है, जबकि न्यूक्लियर फोर्स से क्या होती है, वीक होती है। तो शॉर्ट तो खुद ही आपका अच्छा सा जो है वो रेडी हो गया। उसके बाद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक है, वो फोर्स जो क्या करती है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एक न्यूक्लियस में बाइंड करती है, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। आपको पता है कि एक जो एटम है, एटम के अंदर जो है वो प्रोटॉन्स भी पाए जाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स भी पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन्स भी पाए जाते हैं, ठीक है, और जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो अंदर पाए जाते हैं, जब न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। एक न्यूक्लियस में कौन कौन सी चीज़ें पाई जा रही हैं, सॉरी मुझसे एटम बोला गया, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी पाए जाते हैं, ठीक है, और न्यूट्रॉन्स भी पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स इसके बाहर क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये वो फोर्स है जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को क्या करती है, इकट्ठा करती है न्यूक्लियस के अंदर। इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। और ये प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स पे यानी इक्वली जो है वो क्या करती है, इफ़ेक्ट करती है। It holds the atomic nuclei together by binding the protons and neutrons, ठीक है, प्रोटॉन्स आप लोगों ने याद रखना है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जबकि न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रल, ठीक है, पार्टिकल्स होते हैं। न्यूट्रल मीन्स कि उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन्स के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन्स के ऊपर क्या होता है, ये न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, इनके ऊपर जो है वो कोई चार्ज नहीं होता। इन द न्यूक्लियस ओवरकमिंग रिपल्सिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। देखो प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज है तो सारे प्रोटॉन्स, एक प्रोटॉन तो नहीं पाया जाएगा, पता नहीं कोई कितने ढेर सारे प्रोटॉन्स होंगे, तो सब पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो उनके दरमियान क्या हो जाएगी, रिपल्सिव फोर्स पैदा हो जाएगी। उनके दरमियान कौन सी, सेम चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो रिपेल मतलब उनके दरमियान क्या होगी, रिपल्सिव फोर्स होगी, ठीक है। तो वो रिपल्सिव फोर्स को कम करते हुए, ठीक है, तो उन पॉइंट्स के दरमियान जो है ये पाई जाती है। इट इज़ ऑल्सो अ शॉर्ट रेंज फोर्स, ये क्या होती है, आप सिंपल सा भी डेफिनेशन लिख दोगे ना, द फोर्स विच बाइंड्स, ठीक है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इट इज़ अ शॉर्ट रेंज फोर्स विद ऑर्डर ऑफ 10⁻⁴ मीटर, ठीक है, यानी कि -14 मीटर तक। आप देखें एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस छोटा सा, उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अंदर बहुत कम सी स्पेस होगी। देखें ये हमने एक न्यूक्लियस बनाया हुआ है, ठीक है, इसके अंदर ये प्रोटॉन्स भी हैं, न्यूट्रॉन्स भी हैं, ढेर सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान क्या होगा, थोड़ा सा फासला होगा, तो इसलिए ये क्या है, शॉर्ट रेंज जो है वो फोर्स है, ठीक है। रिपल्सिव फोर्सेस है, ठीक है, रिपेल कर रही है क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है और प्रोटॉन्स पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स इंक्रीजेस, न्यूक्लियॉन्स उनको दोनों को इकट्ठे को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को हम अगर कंबाइन करके बोलेंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियॉन्स कहेंगे, यानी कि इन दोनों के बीच में ही कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी लिख देते होगे। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इंक्रीजेज बियॉन्ड दिस रेंज, इसके बाद अगर हम जो है वो डिस्टेंस क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, दिस फोर्स सीजेस टू एक्ट, तो ये फोर्स अमल करना क्या कर देगी, छोड़ देगी, यानी कि इतने फासले तक वो फोर्स क्या कर रही होगी, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के दरमियान जो है वो एक्ट कर रही होगी। अगर इससे फासला क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा, तो वो फोर्स अमल करना क्या
क्या कर देगी, छोड़ देगी। सीजेस टू एक्ट, वो अमल करना क्या कर देगी, छोड़ देगी। आई थिंक सो आप लोगों को अच्छे तरीके से इसकी समझ आ गई। देखो सिंपल सी 2-3 बातें, 4 बातें आप याद रखो, ठीक है। एक आपके पास डेफिनेशन वाली बात आ गई, दूसरी बात आपके पास आ गई कि ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, ऑर्डर तक, इट से लेके यहाँ मीटर तक आपने कर लेनी है, ठीक है। और तीसरी बात ये आ गई, ठीक है। और वो रिपल्सिव फोर्स है, कौन सी फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है, शॉर्ट रेंज फोर्स है, ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है। और कैसे जो है कहाँ तक जो है वो एक्ट करती है वो लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है वो आपके पास आ रही है। वीक न्यूक्लियर फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि ये न्यूक्लियस को क्या कर देती है, डिसइंटीग्रेट कर देती है, तोड़ देती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द वीक न्यूक्लियर फोर्स एग्जीक्यूट द बीटा डिके, यानी कि यहाँ पे क्या है, बीटा डिके का प्रोसेस होता है, यानी कि बीटा जो है वो वहाँ से निकल जाता है, बीटा पार्टिकल्स वहाँ पे क्या कर देते हैं, बाहर निकल जाते हैं। बीटा डिके का मतलब ये है कि बीटा वहाँ से टूट के अलग हो जाता है। ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, न्यूट्रॉन से, जब न्यूट्रॉन्स पे हम न्यूट्रॉन्स को किसी भी जो है अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स के साथ उसको क्या करेंगे, बम्बार्ड करवाएंगे, तो वो टूट जाएगा और वहाँ से जो है वो बीटा रेज निकलेंगी, तो इसको हम क्या कहेंगे, बीटा डिके कहेंगे। इन विच अ न्यूट्रॉन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोटॉन, तो देखो, और न्यूट्रॉन किस में बदल गया, ट्रांसफॉर्म हो गया वो प्रोटॉन में। पहले वो न्यूट्रॉन था, उसके ऊपर न्यूट्रॉन के साथ हमने किसी भी पार्टिकल को जो है वो क्या किया, बम्बार्ड करवाया, टकराया, तो वो क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, किस में, प्रोटॉन में ट्रांसफॉर्म हो गया। और उसमें से बीटा पार्टिकल जो हैं वो क्या हो गए हैं, बीच में से अमिट हो गए हैं, ठीक है। इन दिस प्रोसेस आप बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, बीटा पार्टिकल्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, और इनको इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। एंड अनचार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड, ठीक है, एंटी न्यूट्रोनोजिन, ठीक है, आर एमिटेड, यानी कि एमिटेड खारिज होते हैं। एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है, क्या होते हैं, यानी कि जो अनचार्ज होते हैं, ठीक है, इनको यानी कि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। जैसे कि आपके पास जो है गैमा रेज आ जाएगी, तो गैमा जो होती हैं वो न्यूट्रल होती हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो निकलता है, ठीक है। आपको शायद थोड़ी सी इक्वेशन से जो है वो समझ आ जाए कि हमारे पास क्या आ जाएगा। देखें, हमारे पास जो है एक न्यूट्रॉन था, न्यूट्रॉन किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, इस प्रोसेस में प्रोटॉन में ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है, यानी कि किस में चेंज हो गया, टूट के प्रोटॉन में बदल गया। साथ में क्या हो रहा है, बीटा पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, बीटा पार्टिकल्स कौन है, इलेक्ट्रॉन्स, और एक अनचार्ज्ड पार्टिकल जो है एंटी न्यूट्रिनोजिन जो है वो क्या होगा, अमिट हो जाएगा, यानी वहाँ से बाहर निकल जाएगा। देखो ये न्यूट्रॉन था, न्यूट्रॉन के साथ हमने क्या करेंगे, किसी भी चीज़ की बम्बार्डमेंट होगी, ये क्या करेगा, ये किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, यानी टूट के बदल जाएगा, ये प्रोटॉन बन जाएगा। प्लस क्या है, बीटा पार्टिकल्स जो है वहाँ से बीटा डिके होगा, बीटा डिके का मतलब, ठीक है, बीटा पार्टिकल्स वहाँ से अमिट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, खारिज हो जाएगा। और साथ में क्या हो जाएगा, एक जो है अनचार्ज पार्टिकल भी वहाँ से क्या होगा, अमिट होगा। तो देखें, न्यूट्रॉन था, प्रोटॉन में बदल गया, प्लस ये इलेक्ट्रॉन यानी कि बीटा पार्टिकल्स जो है वो अमिट होगी, और एक अनचार्ज पार्टिकल यानी कि, ठीक है, गैमा रेज भी वहाँ से क्या हो गई, अमिट हो गई। अब आपको याद करना आसान हो जाएगा, तो आपके पास ये सारा ही आ जाएगा। ये और ये स्ट्रॉन्ग और वीक जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेने हैं, और ग्रेविटेशनल वाला भी जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं, यहाँ टॉपिक भी ये न्यू ही ऐड हुआ हुआ है, तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको लर्न कर लेना। इन दिस प्रोसेस, ठीक है, ये बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स ये हो गया था यहाँ तक एमिटेड। इन अदर वर्ड्स वी कैन से डैट ड्यू टू वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, रेडियो एक्टिव डिके ऑफ एटम्स अकर, यानी कि रेडियो एक्टिव डिके यही होता है कि जब भी कोई जो है वो न्यूक्लियस वगैरह जो है वो क्या करता है, बम्बार्ड वहाँ पे टूटता है, तो टूटने से उसमें जो है यानी कि वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। कोई हैवी किस्म का न्यूक्लियस है, उसके साथ कोई छोटा सा पार्टिकल टकराया है, जैसे कि यूरेनियम का एक हैवी किस्म का क्या है, न्यूक्लियस है, जब उसके साथ न्यूट्रॉन टकराएगा तो वो जो था वो किस में चेंज हो जाएगा, वो 2 क्रिप्टॉन और जो है वो आर्गोन में जो है चेंज हो जाता है,
ठीक है। ये देखें, ये यूरेनियम का हैवी किस्म का न्यूक्लियस था, इसके साथ छोटा सा न्यूट्रॉन जो था वो आकर टकराया था। जब साइंसदानों ने ये वाला प्रोसेस किया था तो उनका ख्याल था कि ये छोटा सा न्यूट्रॉन इसके अंदर अब्जॉर्ब होकर इसको और हैवी बना देगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। ठीक है, तो ये टूट के दो, ठीक है, न्यूक्लियाई में क्या हो गया, जो है वो बदल गया, बेरियम और क्रिप्टॉन में बदला था, और +3 न्यूट्रॉन्स निकले, प्लस बहुत ज़्यादा एनर्जी हुई। तो इस तरह को हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव डिके कहते हैं। यानी कि ऐसा डिके, ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें कुछ टूट के रेडिएशंस भी क्या होती हैं, अमिट होती हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव डिके कहते हैं। ठीक है, आई थिंक सो आपको वैसे तो अभी वो यहीं से लर्न करना है, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि वो किस तरह के होते हैं। हाउएवर वीक न्यूक्लियर फोर्स इज़ स्ट्रोंगर, अब जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो स्ट्रोंगर है देन ग्रेविटेशनल फोर्स, बट वीकर देन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब आपने इसमें भी याद रखना है कि ये क्या है तो ये वीक, लेकिन ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या है, ये स्ट्रॉन्ग है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से क्या है, ये वीक है। इट इज़ अ शॉर्ट रेंज फोर्स विद ऑर्डर क्या है, 10⁻⁻17 मीटर। साथ में देखें आपके ऑर्डर भी बताया हुआ है, आपको और नहीं भी कुछ आता, आप इतना सा देखो, यहाँ से वीक से लेके, कोई बहुत स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको नहीं याद हो रहा, आप एग्जाम्पल की जगह जो है वो छोटा सा आप खुद ही लिख लो कि वैन जो है वो प्रोटॉन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू क्या है, आपके पास प्रोटॉन, ठीक है, और इन दिस प्रोसेस जो है वो बीटा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन्स और एंड जो है वो अनचार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, आर एमिटेड। तो ये आपके पास इस तरह छोटी सी एग्जांपल भी होगी, उसके बाद आप बल्कि एग्जांपल जो है चाहे बाद में बता दो, साथ में बता दो कि ये क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग किससे है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स से ये वाली फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग है, और जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से जो है वो वीक है, शॉर्ट रेंज फोर्स है, और साथ में इसका ऑर्डर बता दो। ऑर्डर आपने दोनों के याद रखने हैं कि ऑर्डर एमसीक्यूज़ के लिए आ सकते हैं। ठीक है, आपने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का भी और वीक न्यूक्लियर फोर्स का भी ऑर्डर जो है वो आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। तो ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।